नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात पूर्ण शराबबंदी लागू होने वाले राज्य बिहार की, जहां पर शराबबंदी कानून तो लागू है लेकिन इसके बावजूद शराब का गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। तस्कर नए नए तरीकों के जरिए धड़ल्ले से यहां तस्करी में जुटे हुए हैं। मुंगेर में पिछले 2 दिनों में बड़ी मात्रा में शराब की खेप को पकड़ा गया। 3 दिन पहले आसाम से चाय पत्ती लेकर आ रहे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में देशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। मुंगेर में शराब तस्करी की ऐसी तरकीब सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ट्रक पर चाय पत्ती के बोरों के बीच 149 कार्टन शराब को छिपाकर रखा गया था। शराब के कार्टन को प्लास्टिक के बोरे में इस कदर रखा गया कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि बोरों के अंदर शराब के कार्टन है या फिर चाय पत्ती के कार्टन। चाय पत्ती के बोरों को उतारकर जब ट्रक को खंगाला जाता है, अंदर से 149 कार्टन शराब बरामद हुई। 2 दिन पहले गंगा कंकड़ घाट पर एक मामले को सुलझाने के लिए जब पुलिस टीम पहुंची, ग्रामीणों की गुप्त सूचना के आधार पर कि कुछ लोगों ने गंगा नदी में देशी शराब की बड़ी खेप को छुपा कर रखा है, पुलिस ने गोताखोरों के जरिए तलाशी अभियान चलाया तो पुलिस के होश भी उड़ जाते हैं। गंगा के किनारे रस्सी से बंधे कई बोरों में 105 लीटर महुआ बरामद की गई। चैन खोल देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर किस तरीके से शराब को छिपाकर और इसकी तस्करी करने के लिए नए नए तरकीब अपनाए जा रहे हैं। नदी का सहारा लिया जा रहा है, पानी लबालब नदियों में भरे हुए हैं और इन्हीं में बोरों में, ड्रम में, नाव के जरिए शराब को पानी के अंदर छिपाकर रखा जा रहा है, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्ती की है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ये चाय पत्ती जो कि आसाम से आ रही थी, उस चाय पत्ती के अंदर ऊपर से आपके सामने पैकेजिंग जो है वो चाय पत्ती की, लेकिन उसके अंदर शराब की एक बड़ी खेप छिपा कर रखी गई थी। तो 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि जहां पर पूर्ण शराबबंदी लागू है, उस पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में किस तरीके से तस्कर नए नए तरीकों के जरिए तस्करी के इस खेल को बदस्तूर चला रहे हैं। शराब की बरामदगी एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि शराब तस्करी के लिए भिन्न तरह के हथकंडे इनके द्वारा अपनाया जा रहा है। कभी गंगा नदी में पानी के भीतर शराब रखा जा रहा है, कभी चाय पत्ती की गाड़ी में शराब रखी जा रही है। इसलिए इसमें पुलिस अधीक्षक महोदया ने 2 टीम बनाया है स्पेशली। एक तो जिला सूचना इकाई बना दिया है जिसका काम है, और एक इसके लिए एक रेड टीम बना दिया गया है जो लगातार इस पर काम कर रही है, जिससे हाल फिलहाल के दिनों में अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितने दिनों से ये चल रहा है शराब का गोरख धंधा। शराबबंदी वाले राज्य में नदी तक आखिर शराब कैसे पहुंच जाती है? शराबबंदी वाले राज्य में ये शराब पहुंचने को लेकर के भी सवाल है। शराब तस्करी का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? आखिर कितने दिनों से ये गोरख धंधा यूं ही बदस्तूर चल रहा था? शराबबंदी वाले राज्य में नदी तक शराब पहुंचने से लेकर इसके पीछे के पूरे रैकेट को लेकर के अब सवाल लाजमी है। तो शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम क्यों रहती है? बड़ी मात्रा में शराब को खपाया भी जा रहा है, लाया भी जा रहा है और छुपाया भी जा रहा है। तो आखिर इतने बड़े नेटवर्क के पीछे कौन कौन लोग शामिल और उन पर कब तक कार्रवाई? तो सवाल यह भी कि इन तस्करों तक, इनके गिरबान तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंचेंगे और क्या पुलिस कर्मियों की लापरवाही के लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? शराब माफिया को गिरफ्तार करने में आखिर पुलिस नाकाम क्यों रहती है?
ये तमाम सवाल न्यूज 18 उठा रहा है, क्योंकि पूर्ण शराबबंदी लागू है बिहार में और इसके बावजूद हर रोज बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी और इस तरीके से छिपाकर रखी जा रही शराब को लेकर के पूरे बड़े नेटवर्क और इस नेटवर्क तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त। बिहार में सैनिटाइजर के नाम पर शराब की तस्करी किस कदर हो रही है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, दिल्ली से पटना के लिए पार्सल बुक कराया गया था। सैनिटाइजर के नाम पर दिल्ली से पटना एक कुरियर भेजा जाता है। उत्पाद विभाग की माल सलामी के करमलीचक में यह छापा किया गया कुरियर कंपनी पर और छापेमारी कर 8 कार्टन शराब को जब्त किया गया है। तो दिल्ली से पटना के लिए यह पार्सल बुक कराया गया था, जिसमें शराब की एक बड़ी खेप थी। सैनिटाइजर के नाम पर दिल्ली से यह कुरियर भेजा गया था। तो ये भी एक तरीका, और इस तरीके से भी जिस तरीके से शराब को पहुंचाई जा सके वो जुगत में इस वक्त शराब तस्कर लगे हुए हैं। और देखिए, सैनिटाइजर के नाम पर शराब की तस्करी की एक तस्वीर भी और एक बड़ी खबर भी। दिल्ली से पटना के लिए बुक कराया गया था ये पार्सल, जिसमें शराब थी बड़ी मात्रा में। सैनिटाइजर के नाम पर दिल्ली से पार्सल यहाँ लाया जाता है और उस पार्सल को बजाते यहाँ से रिसीव कर पूर्णिया या सुपौल और दूसरे जिला में यहाँ से लेकर पहुँचाया जाता है। तो सूचना के आधार पर हम लोग टीम का गठन कर उस पैकेज को पकड़ा और उसके साथ जो आदमी पकड़ाया है तो उसने बताया कि वहाँ से या दिल्ली से सैनिटाइजर के नाम पर पार्सल किया जाता है यहाँ पर, और यहाँ से इस पार्सल को और दूसरे जगह पहुंचा दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कुल 8 पैकेट में 169 लीटर 560 ml। तो बाढ़ से बिहार बेहाल है। मिथिलांचल और सीमांचल में बाढ़ का कहर ज्यादा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। दरभंगा में पानी की रफ्तार धीमी होने के बाद भी बाढ़ का कहर खत्म नहीं हुआ है। मब्बी, बिरियोल और शोसो समेत कई इलाकों में अब भी बाढ़ के पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीण सड़क और बांध पर जीवन जीने को विवश है। तस्वीरों में झील जैसा दिख रहा ये नजारा है दरभंगा के शीशों इलाके का, जहां कॉलेज में चारों तरफ पानी ही पानी है। क्लासरूम के अंदर तक पानी घुस चुका है। आसपास के इलाकों में कमोबेश यही स्थिति है। अनाज गोदाम से लेकर बिजली ट्रांसफार्मर, सब तरफ पानी ही पानी। परेशानी है कि नीचे गोदाम डूब गया है, इसके वजह से हम लोग को पराना पड़ा है। अभी भी गोदाम डूबा हुआ है, इसमें 5 से 6 फीट लगभग पानी भरा हुआ है, जैसा कि आप नीचे जाके देख सकते हैं। दरभंगा में बाढ़ का ये नजारा सिर्फ शीशों में ही नहीं है। मम्बी, बरियोल समेत कई इलाकों में पिछले 20 से 25 दिनों से पानी कम नहीं हो रहा। जानमाल की सुरक्षा को लेकर लोग सड़क और बांध पर जीवन जीने को मजबूर हैं। बाढ़ का स्थिति अभी बहुत खराब है, बहुत पानी अभी तकल है गांव भर में, और गांव भर के अखियार सब चीज अभी आदमी रोड पर भागल है। बाढ़ से परेशान लोगों का ये कहना है कि इलाके में पानी की रफ्तार तो धीमी हुई है, लेकिन पानी नहीं घटने की वजह से लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। साथ ही लोगों को जमे हुए पानी की वजह से होने वाली बीमारियों का भी डर सताने लगा है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तकरीबन आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। 16 जिले इससे प्रभावित हैं। आइए अब जानते हैं कि कितने जिलों की कितनी आबादी को बाढ़ ने अब तक प्रभावित किया है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर है इस वक्त। ये वो तमाम जिले जिनमें बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, और परेशानी इस कदर की जीवन जीने के लिए सड़कों का ही सहारा है। 1310 पंचायत के लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा है। 81,44,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से इस वक्त प्रभावित हैं। बाढ़ से बिहार में मरने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये 25 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा दरभंगा में 11 लोगों ने अपनी जान बाढ़ की वजह से गंवा दी। दरभंगा के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पर असर पड़ा तो मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की 13 टीमों को बचाव कार्य में हालांकि लगाया गया है।
एनडीआरएफ की 20 टीमें भी राहत के कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 723 कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं, जहां पर इनके लिए भोजन बनाए जाते हैं। सामुदायिक रसोई की अगर बात की जाए तो तकरीबन 60,000 लोगों के खाने की यहां पर व्यवस्था है। तो ये वो तमाम इंतजामात हैं जो कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए सरकारी स्तर पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों की परेशानी के आगे ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बिहार और झारखंड को जलमार्ग से जोड़ने वाली गंगा नदी पर पिछले कई महीनों से यात्री जहाज का आवागमन बंद है और इसी वजह से जान जोखिम में डालकर लोग उफनती गंगा में 8 किलोमीटर तक सफर तय कर रहे हैं। छोटे नाव के सहारे लोग मनिहारी से साहबगंज की यात्रा करने को विवश हैं। जल मार्ग से जोड़ने वाली गंगा नदी पर कटिहार के मनिहारी और झारखंड के साहिबगंज की दूरी करीब 8 किलोमीटर है, जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर छोटी नाव के जरिए उफनती गंगा में अपनी यात्रा तय कर रहे हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। लोग ऐसी यात्रा को अपनी मजबूरी बता रहे हैं। इनकी माने तो पिछले कई महीनों से यहाँ बड़े यात्री जहाज का आवागमन बंद है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर बिहार से झारखंड सफर करते हैं। ये कहाँ किस जगह कौन जगह है? ये मनिहारी है। कहाँ तक जाना है झारखंड? लालबथानी। कितना डर लगता है छोटा नाव में सफर करना पड़ता है? सर डर तो लगता ही है, जब हवा उखड़ता है तो गैर बनता है गंगा जी में। अच्छा। तो डर तो लगेगा ही। क्या कोई उपाय नहीं सर, उपाय कोई नहीं है, इसी से जाना पड़ता है। उफनती गंगा में छोटे नाव के सहारे बिहार से झारखंड तक का सफर तय करना अब लोगों की मजबूरी बन चुकी है। 30 रुपए में 8 किलोमीटर तक की यात्रा लोग ओवरलोड नाव पर अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। दहशत के साए में लोग छोटे नाव से 2 राज्यों की दूरी तय कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। ऊपर से कोरोना वायरस को लेकर भी लोग परेशान हैं। इनकी माने तो इस दौरान लोग किसी भी तरह की सावधानी नहीं बरत रहे हैं। बहुत डर लगता है। उपाय क्या है? उपाय कोई दूसरा नहीं है, जाना ही मजबूरी। जाना ही मजबूरी है। तो मैंने यहाँ मेंटेन होता है, लोग भीड़ भाड़ सब मेंटेन होता है? नहीं, कोई कुछ मेंटेन नहीं होता है। ये कोरोना की वजह से कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। कोरोना है, ऊपर से आदमी मजबूरी है, जाना पड़ता है। अच्छा, खतरा है पूरा? हाँ, पूरा खतरा है। कितना किलोमीटर है लगभग? यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर होगा लमसम। रोज आन जान होता है। 7-8 किलोमीटर का यह सफर है, मजबूरी का यह सफर है, क्योंकि बड़ा यात्री जहाज बंद है और ऐसे हालत में इस पार से उस पार यानी बिहार से झारखंड जाने के लिए इस इलाके से ये एकमात्र मार्ग है और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए यात्री जान जोखिम में डालकर इस सफर को करने के लिए मजबूर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो मजबूरी के आगे जिंदगी इस वक्त बेजान नजर आती है, मजबूर नजर आती है और यही वजह है कि 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लोग जानबूझकर जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बाढ़ की वजह से तकरीबन 81 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहाल है। मुजफ्फरपुर में अब तक बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा पानी से बचने के लिए लोग बांस और बल्ले के सहारे नेशनल हाईवे के किनारे बसेरा बनाने को मजबूर हैं। NH 77 पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों को समझने की कोशिश की मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझने की कोशिश हमने किया है कि किस प्रकार पिछले 20 दिनों से जो ये मीठनपुर का इलाका आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH है 77, और यहाँ पर इस प्रकार के हैंगिंग हाउस बनाए गए हैं जो टेम्पररी तौर पर बाढ़ पीड़ितों के द्वारा बनाया गया है। ज़मीन से ठीक ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है और इस प्रकार यह झूलता हुआ घर बाढ़ पीड़ितों के लिए है और ये कोशिश की जा रही है कि जो नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ जा रही है उससे अपने छोटे छोटे बच्चों को, खुद को बचाने की ये कोशिश है कि जो तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ जा रही है हाईवे पर उसकी चपेट में कोई ना आए। और इसके लिए ये जुगाड़ कर बनाया गया है, चूँकि घरों में पानी है और बाढ़ पीड़ित लगातार पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से इसी प्रकार मुजफ्फरपुर के अलग अलग हाईवेज पर रह रहे हैं। और आप ये जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चों को इस तख्त पे लगाया गया है और ठीक NH के किनारे बांस बल्ली से घेर कर इस प्रकार हवा में झूलता हुआ जो ये घर है, ये आशियाना है बाढ़ पीड़ितों के लिए।
और कोशिश की जा रही है किसी प्रकार ज़िंदगी बचाने की। कैसे ये आप लोग तैयार किए हैं? ये हम लोग ढोडो का जब पानी घुस गया तो लाला करके जल्दी जल्दी से बांध उन करके तिरपाल उरपाल डाल करके बना दिए, इसलिए कि बच्चे सब जो है छोटे छोटे डूब जाएंगे, इसलिए हम लोग जो है इसको बना उना करके कंप्लीट किए, उसी में बाल बच्चे सबको रखते। जमीन से ऊपर है ये? हाँ, जमीन से ऊपर है। ढलान है इसीलिए? जी, क्योंकि हाईवे ऊंचा है और इसकी जो तलहटी है वो नीचे है, इस वजह से ये हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी घोड़ा को लेकर? गाड़ी घोड़ा चलते हैं। आवाज भी आती है गाड़ी की? हाँ। डर भी लग रहा है? डर बहुत लग रहा है। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? कितने दिन से हैं? 1 महीना से। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो ये दर्द है बाढ़ पीड़ितों का, किसी प्रकार खुद को बचाने की कवायद है और घरों में पानी है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो बाढ़ पीड़ितों के दर्द की एकमात्र ये तस्वीर है जो दिखाती है कि उनके लिए जिंदगी की ये जंग, ये जद्दोजहद कितनी बड़ी है। लेकिन हर रोज इस उम्मीद के साथ कि प्रशासनिक अमले से कोई पहुंचेगा, कोई राहत इन तक पहुंचाएगा और इनके हर साल बाढ़ से विस्थापन और विस्थापन के बाद एक बार फिर से घर बनाने की कवायद से इन्हें हमेशा के लिए कोई मुक्ति दिलाएगा। बाढ़ से मधेपुरा जिला बुरी तरह से प्रभावित है। जिले के कई इलाके में लोग पिछले 2 महीने से विस्थापितों की तरह जीवन जीने को विवश हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग ही है। बिहार का मधेपुरा जिला बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। जिले का चौसा, आलमनगर और पुरैनी समेत कई इलाकों में बाढ़ के पानी ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से लोग सड़क, बांध और सरकारी स्कूलों में ही जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। बाढ़ से प्रभावित मधेपुरा के लोगों की मदद के लिए सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन लोगों को राहत के नाम पर कुछ भी नसीब नहीं हो पा रहा। जहां 250 से ज्यादा विस्थापित होते हैं, वहां महज 80 से 90 पैकेट राहत की सामग्री दी जा रही है। मजबूरी में लोग कुछ भी खाकर जीवन गुजार रहे हैं। यहाँ 5 वार्ड है, त्रस्त है सभी, और ये जो है 93 पैकेट मात्र भेजा गया है। यहाँ पे स्कूल में लोग जो हैं 250 से ऊपर रह रहे हैं। मधेपुरा के चौसा प्रखंड के चिरोरी पंचायत के विस्थापितों का कहना है कि उन लोगों के पास बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जाने वाली राहत सामग्री को आखिर कौन खा रहा है, विधायक, अधिकारी या फिर मुखिया। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। तो कहीं मत जाइए, फौरन होंगे वापस, देखते रहिए न्यूज़ 18 स्पेशल। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और अब बात आतंकियों के नापाक हरकत की। जी हां, कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। इसमें बिहार के रहने वाले सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शामिल है। सीआरपीएफ 119वीं बटालियन के दोनों शहीद जवान जो है उनके नाम लोकेश शर्मा और खुर्शीद खान है। खुर्शीद खान रोहतास जिले के विक्रमगंज के पास भूसिया कला गांव के रहने वाले थे, जबकि लौकुश शर्मा जहानाबाद के शकूराबाद के अय्यारा गांव के रहने वाले थे। खबर है कि मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया है। बारामूला जिले के सुपोर कस्बे में 1 जुलाई को भी सीआरपीएफ की पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था और हमले में एक जवान शहीद हो गया और 3 जख्मी हुए थे। आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आए एक नागरिक की भी इस दौरान मौत हो गई थी। करीब 2 से 3 मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने 2-3 जगह से फायर किया और हमारा जो जवान और पुलिस का एक जवान दोनों गाड़ियों के पास थे। वहां पे उनको गोली लगी, क्योंकि वो बहुत नीचे थे और मिलिटेंट्स फायर ऊपर से कर रहे थे, तो जो गोली लगी है उनको सभी को वो
अपर पार्ट्स में ही लगी हैं। और तीसरा जवान जो था वो उससे और थोड़ा सा आगे, जो पीछे वाली टोली के साथ आगे बढ़ा था, उसको भी गोली लगी है। और फिर उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकाला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तीनों जवान शहीद हुए, जिसमें 2 सीआरपीएफ के और 1 पुलिस का है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बारामूला की है, जहां पर आतंकियों ने खरीरी इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाकापाटी पर फायरिंग कर दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के रहने वाले उन 2 जवानों की है जो आतंकी हमले में शहीद हो चुके हैं। 41 साल के खुर्शीद खान मूल रूप से रोहतास के रहने वाले थे, जबकि 27 साल के लौकुश शर्मा जहानाबाद के रत्नी प्रखंड के अईरा गांव के रहने वाले थे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।